important topic, एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन होगी, और कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होगी। तो जल्दी से एक बार क्लास को ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और जल्द ही एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जल्द ही हम स्टार्ट कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट JVVNL, उसका कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम उसको ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी स्टूडेंट JVVNL की प्रिपरेशन करना चाहता है अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, वो क्लास को ज्वाइन करें। तो ये इंफॉर्मेशन कमलेश जी, रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके जो साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वेलकम टू अंकिता जी। जैसा कि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक बार रिपीट कर लेता हूं कि जल्द ही हम स्टार्ट कर रहे हैं JVVNL जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस। तो जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जल्द ही हम अनाउंसमेंट करेंगे क्लासेस कब से स्टार्ट होगी JVVNL जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो क्लास जैसे स्टार्ट होती है उससे पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप भी ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, जैसा कि आपको मालूम है कि बिजली घर में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, तो उसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जब तक वो क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले हमने यहाँ पर जो अकाउंटिंग के लिए बेसिक अकाउंटिंग क्लास स्टार्ट की है, तो उसके टॉपिक हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में उसका जो टाइमिंग होगा वो हम एडजस्ट कर देंगे, कैसे उसका टाइमिंग रखना है, कब से स्टार्ट करनी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेखांकन के तत्व, एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। कितने एलिमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग के लिए, कितने एलिमेंट्स, लेखांकन के कितने तत्व हैं? आप में से जवाब दीजिए, कितने एलिमेंट्स होते हैं? आपके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6, 8। Can you hear me? Please answer fast. Element of accounting. ओके, तो अकाउंटिंग के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। कितने हैं? 4। सबसे पहला जो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट है घटनाओं का आर्थिक होना। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, घटनाओं का आर्थिक, आर्थिक मींस इकोनॉमिक होना चाहिए, मनी मेजरमेंट होना चाहिए। जितने भी इवेंट होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो ट्रांजेक्शन कैसे होने चाहिए जिसको हम उसका मनी मेजरमेंट कर सके। ठीक है, तो अकाउंटिंग एलिमेंट क्या कहता है? फर्स्ट, कि हम बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हम अकाउंटिंग उसी की कर सकते हैं जिसको मनी मेजरमेंट किया जा सके। ठीक है, ऐसे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन सारे ट्रांजेक्शन की हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो उसमें से जो फर्स्ट है कि घटनाओं का आर्थिक होना, जो भी इवेंट होते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो कैसा होना चाहिए?
इकोनॉमिक होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए इसका, घटना का आशय किसी व्यवसायिक संगठन में होने वाले लेन देन, ट्रांजेक्शन। हम जो बात कर रहे हैं घटना, इवेंट, इवेंट का मीनिंग क्या है कि किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन से मीनिंग है कि एक इवेंट या एक घटना जिसका कुछ मूल्य हो, जिसका कुछ प्राइस होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए। आर्थिक घटनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो इकोनॉमिक इवेंट है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटरनल इवेंट एंड सेकंड नंबर एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आंतरिक घटना और एक बाह्य घटना। इंटरनल इवेंट या ट्रांजैक्शन और एक एक्सटर्नल इवेंट और ट्रांजैक्शन। व्हाट यू मीन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस? आप क्या समझते हैं? जो आंतरिक घटना या बाह्य घटना की हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आप उसका क्या मीनिंग लगाते हैं? आप में से कौन इसका आंसर दे सकता है? विथ हिज बिजनेस ओनर एज इंटरनल। देखिए, जो इंटरनल इवेंट है, ठीक है, आंतरिक घटना जिसको हम कहते हैं, आंतरिक घटना का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के जो एम्प्लॉइज होते हैं, ओनर और एम्प्लॉइज, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल इवेंट। जो बिजनेस का मालिक होता है और जो बिजनेस के एम्प्लॉइज वर्कर्स होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट, जो बिजनेस और एक्सटर्नल पार्टीज जो होती है, जो बाहर की पार्टी होती है, सेकंड पार्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटर्स, बैंक, इन्वेस्टर्स, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? एक्सटर्नल इवेंट्स होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि बाह्य घटना और आंतरिक घटना। आंतरिक घटना की हम बात करते हैं, इंटरनल इवेंट्स। तो देखिए, इंटरनल इवेंट्स का मीनिंग क्या देखा है यहाँ पे? व्यवसाय में एक विभाग से दूसरे विभाग, बहुत अच्छी बात बताई है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। हम ये भी देख सकते हैं कि ऑनर और एम्प्लॉइज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, इंटरनल इवेंट। साथ में सेकंड जो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो ट्रांजेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, हम प्रोडक्शन करने के लिए स्टोर डिपार्टमेंट जहां पर रॉ मटेरियल होता है, वहां से रॉ मटेरियल हम ट्रांसफर करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फैक्ट्री में हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में हुआ है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांजेक्शन। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि ओनर और एम्प्लॉइज के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो इंटरनल इवेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल, व्यवसाय और बाहरी व्यक्ति या संस्था, बिजनेस और एक्सटर्नल जो पार्टीज है, ठीक है, या कस्टमर है या क्रेडिटर्स है, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन कैसे होंगे? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस या एक्सटर्नल इवेंट्स। सेकंड एलिमेंट है, ध्यान से सुने, सेकंड एलिमेंट। इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लेखांकन के निम्न में से कौन से तत्व है, कौन से नहीं है। ठीक है, सेकंड, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, मापना, मेजरमेंट, लिखना, रिकॉर्डिंग, एंड थर्ड फोर्थ, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहां पर पहचानना, मापना, लिखना, संप्रेषण।
आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग करना, सॉरी मेजरमेंट करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर कम्युनिकेशन करना। देखिए ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस किसका होता है, एक ट्रांजेक्शन का। कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं या जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी हिस्ट्री देखिए। सबसे पहले कोई एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक कस्टमर को 10,000 का कोई स्टॉक सेल किया। क्लियर। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, ये कैसा ट्रांजेक्शन है, परचेज का है, सेल्स का है, रिसिप्ट, पेमेंट, कैसा ट्रांजेक्शन है। जो ट्रांजेक्शन है हम उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन जो परचेज का है या सेल्स का है, सेकेंड हमारा स्टेप क्या होगा, मेजरमेंट। हम उसका मेजरमेंट करेंगे तो कि ये परचेज का ट्रांजेक्शन है तो उसका अमाउंट कितना है, सेल का है तो अमाउंट कितना है, जो भी ट्रांजेक्शन है तो उसका अमाउंट कितना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रांजैक्शन कैसा है, उसके बाद हमने मेजरमेंट भी कर लिया कि इसका अमाउंट कितना है, कितने अमाउंट का ये ट्रांजैक्शन है, तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसकी रिकॉर्डिंग, कि हम उसको रिकॉर्ड करें, बुक में रिकॉर्ड कर दें। बुक में रिकॉर्ड करने के बाद ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सारे ट्रांजैक्शन की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मीन्स लास्ट जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वहां तक हम सारे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, एंट्रीज कर लेते हैं, लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे को फाइनल अकाउंट से, उस इंफॉर्मेशन, उस रिजल्ट को हम शेयर करते हैं किसके बीच में, कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन का मीन्स उस इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं जो भी उसके यूजर्स होते हैं। ठीक है, और यूजर्स में हमने दो पार्ट होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो उन यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ताकि वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन टाइमली ले सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है यहां पर इस एलिमेंट का। तो ये अकाउंटिंग का एलिमेंट है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन व्यवसाय में होने वाले घटनाओं में से केवल उन घटनाओं की पहचान करना जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन आइडेंटिफाई हम उन्हीं को करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी होते हैं बिजनेस में। ठीक है, जैसे एक प्रमोशन कर देना, ट्रांसफर कर देना, तो ये भी एक नॉन फाइनेंशियल है, मेजरमेंट नहीं हो सकता है इसका। तो जितने भी ट्रांजेक्शन है, इवेंट्स हुए हैं जो फाइनेंशियल है, जिसका मनी मेजरमेंट हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे हम। सेकंड, मेजरमेंट करना। पहचान करने के पश्चात उस घटना का मापन किया जाता है, अर्थात उसका मुद्रा मूल्य ज्ञात किया जाता है। हम आइडेंटिफाई करने के बाद मेजरमेंट करेंगे कि उसका मनी मेजरमेंट होगा कि इसका अमाउंट कितना है, इसकी प्राइस क्या है। थर्ड, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की जाएगी कि हमने मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। पहचानने, मापने, उसके पश्चात उस घटना का लेखा पुस्तकों में काल क्रमानुसार लिखा जाता है। काल क्रमानुसार मतलब कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, कौन सी डेट को क्या ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन को शेयर करेंगे। काल क्रमानुसार लिखा जाता है। लेखांकन इस प्रकार किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में, और ये जो अकाउंटिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, वो किस टाइप से होगी कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन फॉर बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी कैलकुलेट कर सके, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस इसका भी कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग होती है कि हमारे को ये एक हेल्प मिल जाए कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम बिजनेस के प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकें, लॉस होता है तो लॉस की कैलकुलेशन कर सकें, या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो ये यहां तक होता है। एंड नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया, पहचानने, मापने और लिखने के बाद अंत में, लास्ट में सूचनाओं को प्रलेखों के माध्यम से आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं को प्रेषित किया जाता है। प्रेषित का मतलब कम्युनिकेट करना। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती है, जो रिजल्ट आता है,
उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारे यूजर्स के साथ में शेयर करते हैं, ताकि वो अपना मेन डिसीजन जो है, इंपॉर्टेंट डिसीजन, टाइमली उसको ले सके। अदरवाइज क्या होगा कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन जब उनको जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो इंफॉर्मेशन उस टाइम हम उसको शेयर नहीं करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन की वैल्यूएशन जीरो हो जाती है। थर्ड नंबर, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन। अकाउंटिंग किसकी की जाएगी? कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसकी अकाउंटिंग की जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या समझते हैं? क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, नॉन फाइनेंशियल होते हैं, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गेम काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो कैसा भी हो, अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की जा सकती है। क्या हम अपने फैमिली की अकाउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम किसकी करेंगे? कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसकी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। संगठन का अभिप्राय ऐसे उपक्रम से है, एंटरप्राइजेस से है, जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना या न कमाना हो। ये संगठन अपने आकार के अनुसार एकाकी सदस्य या कंपनी किसी के रूप में हो सकता है। तो जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कैसा हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जिसका ऑब्जेक्ट होता है या तो प्रॉफिट अर्न करना या फिर प्रॉफिट अर्न नहीं करना। और ये इसके जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ठीक है, सोसाइटी। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या फिर उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सर्विस देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पर हम उसकी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ नंबर, लास्ट, सूचनाओं के उपयोगकर्ता, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हम इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन रिजल्ट, एज अ रिजल्ट हमारे को मिलती है, उनको हम शेयर करते हैं किसमें? यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स होते हैं, उनके साथ में हम शेयर करते हैं। और ये यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट में भी पूछा गया है, कि आपको एक ऑप्शन दिए जाएंगे चार, जिसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन आंतरिक उपयोगकर्ता है, या निम्न में से कौन बाह्य उपयोगकर्ता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन आंतरिक उपयोगकर्ता है, कौन बाह्य उपयोगकर्ता, कौन इंटरनल यूजर है, कौन एक्सटर्नल यूजर है। तो हम बात करते हैं यहां पर कि जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहा गया है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। अकाउंटिंग जो है वो एक लैंग्वेज है बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस बोलता नहीं है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज क्या होती है? अकाउंटिंग। एक बिजनेस कैसा है, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, वो कहां से बोलती है? अपने अकाउंटिंग बुक से बोलती है। हम उस अकाउंटिंग बुक को देखते हैं तो हमारे को ये सारी बातें सुनाई देती है कि इस बिजनेस की क्या सिचुएशन है। लेखांकन में रुचि रखने वाले जो पक्षकारों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तो जितने भी इंटरेस्ट रखते हैं, जितने भी यूजर्स हैं जो कि बिजनेस में, बिजनेस के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। फर्स्ट है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में हम किसको इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट नंबर, मुख्य प्रबंधक, मेन मैनेजर। सेकंड, वित्तीय प्रबंधक, फाइनेंशियल मैनेजर। थर्ड, कार्यालय प्रबंधक, ऑफिस मैनेजर।
फोर्थ भंडार प्रबंधक, स्टोर मैनेजर, एंड लास्ट स्वामी, ओनर। तो हम इसको दो भाग में ऐसे रख सकते हैं, एक ओनर एक मैनेजर। ठीक है, ओनर एंड मैनेजर ये दोनों जो है वो इंटरनल यूजर्स होते हैं। अब हमने यहां पर जो कहा कि मेन मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, ऑफिस मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, तो ये है तो किसके पार्ट, मैनेजर के पार्ट है। ठीक है, और एक होता है ओनर जो कि इंटरनल यूजर्स होते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंटरनल यूजर्स होते हैं, डेफिनेशन क्या है? तो जो यूजर्स जिसका बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन होता है, बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज होने डिक्रीज होने से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स वर्तमान और भावी निवेशक। अब एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब है कि ऐसे यूजर्स जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, उनसे कुछ ट्रांजेक्शन किया हुआ है, लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो फटाक से वहां से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो पैसा निकाल लेंगे, यानी कि बिजनेस के साथ में कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। वर्तमान और भावी निवेशक यानी कि जो प्रेजेंट इन्वेस्टर है, फ्यूचर इन्वेस्टर है, उसको इंक्लूड करते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स में। क्वेश्चन आया हुआ है इन्वेस्टर का कि निवेशक जो है वो कैसा यूजर होता है, उपयोगकर्ता होता है, आंतरिक या बाह्य? तो उसका आंसर था बाह्य। लेनदार, क्रेडिटर्स, बैंक, ऋणदाता, ठीक है, सरकार, अन्य नियामक संस्थाएं, ये सारे के सारे क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स हैं, क्योंकि इनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये बातें हमारी थी अकाउंटिंग एलिमेंट की, जो चार होती हैं, चारों के बारे में हमने यहां पर बात की। थर्ड हो गया, फोर्थ है सूचनाओं के उपयोगकर्ता। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमने कल बात की थी। जैसे कि हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भी कहा था कि हम एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, उसके बाद में आज हम वापस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर जूनियर अकाउंटेंट। टॉपिक फर्स्ट जो कि हमने डिस्कस किया है, और कल जो है वो कमलेश जी दादिज की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस रखा यहाँ पे। तो प्रिपेयर हो जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेखांकन में, ध्यान से सुने क्वेश्चन को, लेखांकन में गैर मौद्रिक लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन आपको ए बी एंड सी एंड डी ऐसे आंसर देना है। फर्स्ट है उपार्जन अवधारणा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। थर्ड रूढ़िवादिता की अवधारणा, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। एंड फोर्थ मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, बहुत जल्दी आपका जवाब मिला, बिल्कुल सही कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति की अवधारणा के अनुसार
घटाई जाती है। स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति की अवधारणा के अनुसार घटाई जाती है। ठीक है, क्या कहता है यहां पर? फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको हम लेस करते हैं, ठीक है, या फिर राइट ऑफ करते हैं? फर्स्ट, पृथक अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड, सतत संस्थान की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। थर्ड, मुद्रा मापन अवधारणा, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। एंड फोर्थ, समय अवधि अवधारणा, टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि एक जो बिजनेस का ऑनर होता है, ध्यान से सुने क्वेश्चन को, वो अपने पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपए बिजनेस से विड्रॉल कर लेता है। ठीक है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? इसके मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ये आपको बताना है। बताइए, फटाक से बताइए। वेरी गुड, ड्राइंग, बहुत बढ़िया, अच्छी परफॉर्मेंस है आज तो। नेक्स्ट, न चुकाया गया खर्चा, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू है, जिसका पेमेंट नहीं किया, बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। वेरी गुड, बिल्कुल सही दादी। लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखता हूं आप में से पहले कौन इसका जो जवाब देता है। यदि डेटर से 50,000 रुपए प्राप्त होते हैं तो शुद्ध संपत्ति, नेट एसेट पे क्या इफेक्ट होगा? मैं कोई ऑप्शन नहीं देने वाला। चलिए ऑप्शन दे देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। कि जो डेटर्स हैं 50,000 पे, उनसे हमारे को कैश रिसीव हो चुका है, नेट एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। सेकंड ऑप्शन, डिक्रीज होगा, घटेगा। थर्ड ऑप्शन, नो इफेक्ट। और फोर्थ, नन ऑफ दीज। सी, कमलेश जी दादीज, लेस होगा, डिक्रीज होगा। अंकिता जी, सी। सी आप बता रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है अंकिता जी का। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में डेटर है, करंट एसेट है, कैश रिसीव हो गई, कैश हमारे पास में आ गई, एक करंट एसेट कम हो गई तो दूसरी करंट एसेट इंक्रीज हो गई। तो नेट एसेट पे क्या इफेक्ट हुआ? कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, जो हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है? फर्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। सेकंड, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। थर्ड, ए एंड बी। एंड फोर्थ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फर्स्ट है हमारा मिलान की अवधारणा, बहुत बढ़िया। ए एंड बी, अंकिता जी कह रहे हैं बी। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, देखिए हम जो प्रोविजन बनाते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। क्या बात की थी? ये साथ क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार रिपीट किया था, इस टाइप का क्वेश्चन, कि जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, फ्यूचर एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल रूढ़िवादिता आप बता रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है ए एंड बी, बोथ। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो फर्स्ट है मिलान की अवधारणा जो कि हमने बात की थी
कि हम फ्यूचर के कोई एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, जिसके लिए जैसे हमने कस्टमर को अभी क्रेडिट में सेल किया है स्टॉक, अब उस कस्टमर से हमारे को जो अमाउंट मिलना है उसके लिए हम डिस्काउंट देते हैं। बात की थी हमने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो पहले हो जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं? जब कैश रिसीव करते हैं। अब हमने इस साल में उसको सेल किया है, नेक्स्ट ईयर में हम कैश रिसीव करेंगे विद डिस्काउंट, ठीक है, कुछ डिस्काउंट भी देना होगा। तो अब आप बताइए कि जो नेक्स्ट ईयर में हमारे को अमाउंट रिसीव हो रहा है वो क्या नेक्स्ट ईयर की अमाउंट इनकम है? नहीं है। और हम जो नेक्स्ट ईयर में डिस्काउंट दे रहे हैं क्या वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस है? नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन बनाने से फर्स्ट जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा, इसका भी हम पालन कर लेते हैं। और जो सेकंड है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, जिसके लिए हम फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए पहले से उसकी एंट्री कर लेते हैं, तो उसका भी हम उसको भी अप्लाई कर लेते हैं, उसका भी पालन हो रहा है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो ए एंड बी। नेक्स्ट, वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ ईयर, बकाया खर्चों को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर हम जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? ऑप्शन फर्स्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा। ऑप्शन सेकंड पूर्ण प्रकटीकरण, फुल एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एंड डी कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट, निरंतरता की अवधारणा। बताइए। वेरी गुड। ए मैचिंग कॉन्सेप्ट, ए मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या सही है मैचिंग कॉन्सेप्ट? देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट, अब यहां पर क्या होता है कंफ्यूजन कि अगर यहां पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं होता तो उसका आंसर होता मैचिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ में यहां पर दे दिया एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर यहां पर ये कहता कि मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट बहुत, दोनों अगर इसको इंक्लूड कर तो इसका आंसर ये दोनों हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है और वहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, तो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी होगी आंसर की वो किसको दी जाएगी? एक्रूअल कॉन्सेप्ट को। क्यों? क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसकी मैचिंग होती है कि वो फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं कि ये दोनों आंसर जो है बहुत मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो उसका आंसर बहुत वाला होगा। अदरवाइज हम इसको कौन सा मानेंगे? ऑडियो नहीं आ रहा है। अदरवाइज हम जो है वो कौन सा आंसर मानेंगे? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब आ रही है आवाज? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, कंटीजेंट लाइबिलिटीज। आवाज ही आ रही है ओनली। अब क्लियर है? नहीं, यहां से तो वीडियो क्लियर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्लियर चल रहा है। तो देखिए अपन क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो है कंटीजेंट लाइबिलिटीज जो होती है जिसको हम बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में शो करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? फर्स्ट
ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय उदाहरण। सेकंड, फुल एक्सप्लेनेशन, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा। थर्ड, वसूली, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एंड फोर्थ, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। वेरी गुड, फुल डिस्क्लोजर, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किसके लिए कंपलसरी है? पार्टनरशिप फर्म के लिए, प्राइवेट बिजनेस के लिए, किसी धर्मार्थ संस्था के लिए, कंपनी के लिए, किसके लिए कंपलसरी है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, कंपनी के लिए, बिल्कुल सही। फिक्स एसेट के लिए अकाउंटिंग की जाती है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? इसके लिए मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको बताना है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है फिक्स अकाउंट एसेट्स की अकाउंटिंग करने के लिए। बताइए जल्दी से। 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या कहता है। हमने तो पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 तो कुछ और कहता है। ओहो, पहले 6 फिर 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो किसके लिए है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो किसके लिए है? फिक्स एसेट की अकाउंटिंग करने के लिए। नेक्स्ट, अब आवाज आ रही है, वीडियो आ रही है क्लियर? यस और नो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे याद रखना है? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रखने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो टोटल हम देखें तो 32 है। अब उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे तो हम उसके बारे में देखेंगे। 32 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल 32 है। अब उसको याद करने का जो फॉर्मूला है, क्या करना चाहिए आपको कि सबसे पहले 32 तो हम कभी भी याद नहीं कर सकते। याद अगर उसको याद करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम देना पड़ेगा। तो बाकी चीजें आप कब याद करोगे, कब आप उसको टाइम दोगे? तो उससे अच्छा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको क्या करना है कि एक पेपर ले लीजिए, चार्ट ले लीजिए, उस चार्ट में उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। ठीक है, लिख करके उसको जो आपका स्टडी रूम है वहां पर उसको चिपका दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले उसको एक बार रीड कर ले, 10 मिनट, 10 मिनट उसको पढ़ ले। इस तरीके से आप बार बार उसको पढ़ोगे, आपके दिमाग के आंखों के सामने रहेगा, तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये करना है कि जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको लिखना होगा और उसको एक चार्ट में लिख करके चार्ट को स्टडी रूम में चिपका दीजिए। उसके अलावा इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने ही होंगे। हाँ, ये है कि अब 32 हम याद नहीं कर सकते, तो जो मोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि मैक्सिमम पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्ट मोस्ट हैं, तो उनको आप लिख ले। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे वापस दिखते हैं तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए आपको प्रिपेयर हो जाएगा, आप अच्छे से उसको याद कर लेंगे। तो यही तरीका है इनको याद करने का, इसके अलावा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने फर्स्ट डे क्लास को
स्टार्ट किया था तब हमने डिस्कस किया था, सॉरी सेकंड डे, फर्स्ट डे हमने सिलेबस डिस्कस किया था, सेकंड डे हमने डिस्कस किया था कि जो दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहली पुस्तक लिखने वाले थे, कौन थे? दोहरा लेखा प्रणाली पर जो सबसे पहली बुक लिखी गई थी, ड्यूअल एंट्री सिस्टम पर जो सबसे पहली बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? बताइए। ऑप्शन ऑप्शन देता हूं मैं आपको। लुकास पैसियोली, हुज ओल्ड कैसिल, एडवर्ड जॉन्स, बार्टली बॉय। लुकास पैसियोली, ये तो आपको याद हो चुका है। तो देखिए, ये जैसे अब लुकास पैसियोली के बारे में आपने जितना भी पढ़ा है, जितना सुना है, आपको कैसे याद हो गया? क्योंकि हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इस तरीके से आप रखें जिसको आप बार बार देखें, क्योंकि बार बार आप जब उसको देखोगे आपकी आंखों के सामने आएंगे कि हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेकंड है वो स्टॉक के लिए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जो है वो कैश फ्लो के लिए है, जो कंपनी के लिए कंपलसरी है, सबको बनाना होता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो फिक्स एसेट की अकाउंटिंग के लिए। तो इस तरीके से ऐसे कुछ फिक्स जो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको ही आप याद करें। सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, न ही सभी सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेलेक्टेड जो पॉइंट है उन्हीं को ही आप याद करें। और अगर आपको लगता है कि कौन कौन से याद करने चाहिए तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहां तक ही होगी। कल जो है हम वापस 7:30 क्लास स्टार्ट करेंगे, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा जो प्रैक्टिस है। आई थिंक आपको जर्नल एंट्रीज बनाना आता है, ठीक है, और उसके रूल्स मालूम होंगे। ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स आपको मालूम होंगे। तो ये एक बार वापस आप उसको प्रिपेयर कर ले कि टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, ठीक है, और उनके रूल्स क्या क्या हैं, एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, इनको एक बार आप वापस देख लें। कल जो है हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।